नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया इंटेलिजेंस के बारे में, उसकी थ्योरीज़ के बारे में और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी का यूज़ जो है पुराने समय में एंशिएंट ग्रीक में ज़्यादा हुआ करता था। उस समय क्या था, जो थिएटर्स थे वहाँ पे प्ले हुआ करते थे। लोग जो है खुद उनको एक्ट करते थे स्टेज पर जाकर और वहाँ पर लोग जो है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए मास्क का यूज़ करते थे या किसी करैक्टर में जाने के लिए है मास्क का यूज़ करते थे। और जो पर्सनैलिटी है वो एक लैटिन वर्ड पर्सोना, लैटिन वर्ड है पर्सोना, उससे लिया गया है पर्सनैलिटी। और पर्सोना का मीनिंग होता है मास्क या हिंदी में उसको कहते हैं मुखौटा। तो इसी मास्क का यूज़ करते थे वो एनिशिएंट ग्रीक लोग अपनी पर्सनैलिटी को छुपाने के लिए और उस करेक्टर में जाने के लिए। इसका मतलब होता है मतलब आवरण लेना। जैसे रामलीला होती थी तो क्या होता है उसमें, जैसे किसी को राम का रोल मिलता है, सीता का, रावण का। तो जिस मान लो किसी को राम का रोल मिल गया तो वो क्या करेगा, पूरा राम की तरह ड्रेसअप होगा और उन्हीं का मुखौटा पहन लेता है। और सीता का रोल मिलेगा वो सीता की तरह दिखेगा। और किसी को रावण का रोल मिलता है, अब रावण के क्या है 10 मुख है, तो वो क्या करते हैं, रावण का मुखौटा पहनते हैं। मतलब अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको छुपा देते हैं और जो करैक्टर उन्हें दिया जाता है उसमें पूरी तरह से घुस जाते हैं। मतलब उस करैक्टर को जो है प्ले करते हैं, उसका जो रोल होता है उसको बखूबी निभाते हैं। अब ये जो पर्सनैलिटी है ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं होती, इसमें क्या है, इसमें आपका टोटल बिहेवियर, साइकोलॉजिकल जो मेकअप है, बिलीफ है, इमोशन है, हर चीज़ आती है। हर चीज़ को मिलाकर जो है पर्सनैलिटी को क्रिएट किया जाता है। अब आप सिर्फ किसी व्यक्ति को देखकर ये बोलें कि हाँ वो देखो कितना अच्छा ड्रेसअप हुआ है, उसकी पर्सनैलिटी जो है बहुत ही अच्छी है, तो वो क्या है, वो उसकी पूरी पर्सनैलिटी नहीं होगी। क्योंकि पर्सनैलिटी का मीनिंग जो है इतना छोटा नहीं है कि आप किसी के ड्रेसिंग सेंस को देखकर या उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर ये बोल दें कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है। इसका मीनिंग जो है बहुत ही व्यापक है, ब्रॉडर मीनिंग है पर्सनैलिटी का। और इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी हैं पर्सनैलिटी की। जैसे ये क्या है, जो पर्सनैलिटी है वो डायनामिक होती है, परिवर्तनशील होती है। इसको हालाँकि आसानी से तो नहीं परिवर्तित किया जा सकता किसी की पर्सनैलिटी को, परंतु क्या है, कुछ ट्रेट जो हैं वो टाइम के साथ डोमिनेंट होते हैं और ओवर द टाइम पीरियड क्या है, चेंज आता रहता है पर्सनैलिटी में। पर कुछ सेंट्रल ट्रेट भी होते हैं जो नहीं बदलते। हाँ, मतलब आप खुद को ले लीजिए, कुछ साल पहले क्या था, आप कुछ और रहे होंगे और अब क्या है, कुछ और बन गए होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पहले भी आप में थी और आज भी आप में हैं। तो वो क्या है, वो कॉमन ट्रेट हैं जो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें क्या है, वो चेंज हो गई हैं। जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, उन चीज़ों में परिवर्तन आता गया। और ये जो परिवर्तन आते हैं, ये किस वजह से आते हैं पर्सनैलिटी में? ये आते हैं हमारे एनवायरनमेंट और हेरिडिटी की वजह से। इसीलिए इसको कहा गया है डायनामिक पर्सनैलिटी को। दूसरी बात, जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होती है, यूनिक और स्पेसिफिक होती है। मतलब दो लोग जो होते हैं वो सेम नहीं होते, चाहे वो ट्विन्स ही क्यों ना हो। दो लोगों की पर्सनैलिटी जो है कभी भी सेम नहीं होती। दो लोग हमेशा अलग-अलग होते हैं। वो हो सकता है कोई ट्विन्स हैं, उनका जो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है, फ़िज़िकल अपीयरेंस है, वो कुछ हद तक एक-दूसरे से मिलती-जुलती होगी। लेकिन जो उनकी मेंटल लेवल है, इंटेलिजेंस है, अन्य चीज़ें हैं, तो वो क्या हैं, वो अलग-अलग होंगी। क्योंकि 2 लोग कभी भी सेम नहीं हो सकते, उनकी पर्सनैलिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती। तो पर्सनैलिटी जो है डायनामिक के साथ-साथ यूनिक भी होती है और इसमें जो है पर्सनैलिटी में जो है व्यक्ति का कंप्लीट बिहेवियर आता है। जैसा कि हमने ऊपर भी बात की कि पर्सनैलिटी सिर्फ़ आपकी फ़िज़िकल एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं होती। इसमें आपका पूरा साइकोलॉजिकल मेकअप, बिलीफ, इमोशन, हर वो चीज़ आती है जो हमारी पर्सनैलिटी को अफ़ेक्ट करती है। इसके बाद हम बात करेंगे साइकोडायनामिक, साइको एनालिटिकल।
मतलब जो साइको डायनामिक है उसी को साइको एनालिटिकल भी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। ये किसने दिया है? ये दिया है सिगमंड फ्राइड ने। अब जो सिगमंड फ्राइड हैं वो क्या हैं? वो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, मतलब वो एक डॉक्टर थे, दिमाग के डॉक्टर थे। उन्होंने क्या कहा, जो इनके पास जो भी पेशेंट आते थे सिगमंड फ्राइड के पास, उनसे इन्होंने उनमें जो है इन्होंने एक चीज़ देखी, कि देखो पेशेंट उनके पास कई तरह के आते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जिनको फिज़िकली कोई परेशानी नहीं है। मतलब उनको फिज़िकली या शारीरिक तौर पर जो है कोई भी परेशानी न होते हुए भी वो क्या है परेशान थे और दर्द महसूस करते थे। तो उसका जो रीज़न है वो कहीं न कहीं उनका मन हो सकता है। ये बात कही थी सिगमंड फ्राइड ने, कि अगर उनको कोई फिज़िकल परेशानी नहीं है तो उनकी परेशानी की वजह उनका माइंड हो सकता है। और उन्होंने क्या किया, मन की भी 3 अवस्थाएँ बताई थी वो, और साथ में इन्होंने ईगो, सुपर ईगो की भी बात की थी। इसके बाद सिगमंड फ्राइड ने एक और टर्म यूज़ की थी जिसको हम कहते हैं लिबिडो। लिबिडो क्या होता है? टोटल स्ट्राइविंग फ़ोर्स होती है और इसको सेक्सुअल अर्ज से जुड़ी हुई होती है हमारी लिबिडो। जब हमने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को डिस्कस किया था तो हमने लिबिडो के बारे में भी विस्तार से पढ़ा था। लिबिडो क्या है? ये ईड का पार्ट है, और ईड क्या है? ईड जो है जन्म से ही बच्चों में प्रेजेंट होती है, और हमने जैसे बात की ये टोटल स्ट्राइविंग फोर्स होती है, इसको सेक्सुअल अर्ज के साथ जोड़ा जाता है। तो ये क्या थी? ये लिबिडो के बारे में जो सिगमंड फ्राइड ने कहा था वो बातें थी। और इन्होंने साथ में कहा था कि लिबिडो जो है इसमें भी 2 इंस्टिंक्ट होते हैं। किसमें? लिबिडो में। और वो 2 इंस्टिंक्ट कौन से हैं? एक तो है आपका लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट्स। लाइफ इंस्टिंक्ट्स में आपका आ जाता है एरोस। एरोस क्या होता है? मतलब ये जो है जीने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है जिनसे हमें क्या है खुशी मिलती है, हम खुशी ढूँढते हैं। टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पे हमें क्या है खुशी मिले और लाइफ को जीने के प्रति जो है हमें प्रेरणा मिले। तो लाइफ इंस्टिंक्ट में आती है ये सब चीज़ें, ये पॉजिटिव एनर्जी से रिलेटेड होती है। दूसरा है डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट में क्या है? थैनेटॉस, मतलब एक तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है ये, नेगेटिव साइड की तरफ ले जाती है हमें। मतलब जैसे नेगेटिव साइड कौन-सी होगी आपको? अगर ये जो थैनेटॉस है ये, इसमें क्या होता है डिप्रेशन की तरफ चला जाएगा, कोई भी बच्चा है, या व्यक्ति है, या डेथ की तरफ सुसाइड कमिट करने की कोशिश करेगा, या स्मोकिंग करेंगे, ड्रिंकिंग करेंगे। मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो इसमें ज़्यादा हावी हो जाती हैं डेथ इंस्टिंक्ट में। तो ये थे लिबिडो के 2 इंस्टिंक्ट, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट, जिसमें लाइफ इंस्टिंक्ट जो है अच्छा है क्योंकि ये जीने के लिए प्रेरित करता है। अब इन्होंने जो 3 स्टेजेस ऑफ माइंड बताई थी सिगमंड फ्राइड ने, वो है कॉन्शियस जिसको हम चेतन मन कहते हैं, सबकॉन्शियस जो इनके बीच में होता है, और अनकॉन्शियस जिसको हम कहते हैं अचेतन मन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की, जो हमारा चेतन मन होता है। ये 1/10 पार्ट होता है हमारे माइंड का, 10 में से 1 हिस्सा। इसमें क्या होता है टोटल अवेयरनेस आती है इसमें, जैसे जो चल रहा है उस पर ध्यान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो अभी क्या है मेरे आस-पास में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरी जो टोटल कंसंट्रेशन है, मैं टोटली अवेयर हूँ किस चीज़ के लिए? इस वीडियो के लिए। जो मेरे पास कंटेंट प्रेज़ेंट है, मैं उसको डिलीवर करने में अपना पूरा ध्यान लगा रही हूँ। और जैसे आप हैं, तो इस टाइम आपके आस-पास भी बहुत सी चीज़ें हो रही होंगी, तो लेकिन आपका ध्यान कहाँ है पूरा? आपका ध्यान है वीडियो में, आप नॉलेज गेन करने में अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं, तो आप अवेयर हैं नॉलेज गेन करने के लिए। तो ये आ जाता है हमारा कॉन्शियस माइंड। इसके बाद हम बात कर मतलब प्रेज़ेंट सिचुएशन होती है इसमें। अब इसके बाद हम बात करेंगे सबकॉन्शियस की। सबकॉन्शियस में क्या होता है? जो सबकॉन्शियस है इसमें चीज़ें आधी-अधूरी होती हैं, दिमाग में चल रही होती हैं। जैसे मतलब दिमाग पर हम ज़ोर देते हैं तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हमें क्या होता है रात में सपने दिखाई देते हैं, लेकिन सुबह उठते हैं तो हमें वो सब स्वप्न जो है बिल्कुल याद ही नहीं रहते। हम कोशिश करते हैं उनको याद करने की, लेकिन क्या होता है वो हमें आधे-अधूरे
याद आते हैं, मतलब वो इस तरह से याद आते हैं कि उनका कोई मीनिंग ही नहीं रह पाता। इसको भी छोड़िए, आप एग्ज़ाम का ले लीजिए उदाहरण। अब एग्ज़ाम में क्या होता है, हम एग्ज़ाम में बैठे होते हैं, वहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है वहाँ से, लेकिन उस टाइम हम उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे होते। तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड के ऊपर जो है ज़ोर डालते हैं ताकि हमें चीज़ें याद आ जाएँ। तो वही आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड में। जो नेक्स्ट है वो है अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं अचेतन। ये क्या है, 10 में से 9, 9/10 पार्ट होता है हमारे माइंड का। इसमें क्या होता है, ये ड्राइविंग फ़ोर्स होती है, मतलब जिस तक पहुँचा नहीं जा सकता। इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जिस तक हम पहुँच नहीं सकते। पर पहुँचने के लिए क्या, अगर हमें उन चीज़ों तक पहुँचना हो तो क्या करते हैं, उसमें ट्रेड सॉरी ड्रीम एनालिसिस के द्वारा जो है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। अब जो हमारा बचपन होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आगे के जीवन के लिए, क्योंकि बचपन बोलते हैं ना, बचपन से ही नींव रखी जाती है। जैसे हम बचपन में हम बिल्कुल, मतलब जैसा हमें एनवायरनमेंट मिलेगा हम उसी हिसाब से जो है आगे के जीवन के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद ईद ईगो और सुपर ईगो की बात भी जो है सिगमंड फ्राइड ने की थी। इसमें जो ईद है, इसको हिंदी में भी ईद बोलते हैं, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारा प्लेजर प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है और ये जन्म से होता है बच्चों के अंदर। अब जो ईद है इसको एनिमल से भी कंपेयर करते हैं और ये टोटली डिपेंड करता है ग्रेटिफिकेशन में। इसमें क्या होता है, मतलब कोई बच्चा है, उसको जिस चीज़ से प्लेज़र मिलता है उसे वो चीज़ चाहिए। अब वो ये नहीं सोचेगा कि ये चीज़ जो है समाज के लिए अच्छी है, बुरी है या इससे किसी के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, नहीं, उसको इन बातों की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उसे सिर्फ़ ये है कि उसे किसी चीज़ से खुशी मिल रही है तो वो चीज़ उसे चाहिए ही चाहिए। दूसरा है हमारा ईगो, इसको हम हिंदी में कहते हैं अहम। ये जो है रियलिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है और ये 1.5 साल के अराउंड जो है आ जाता है। ईगो जो है वो बैलेंस का काम करता है ईद और सुपर ईगो में, मतलब ये बीच का रास्ता निकालता है। इसको पुलिसमैन या रेफरी भी कहा जाता है। ये मतलब इसमें जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो समाज को ध्यान में रखकर होंगी कि कहीं इसी से इन एक्टिविटीज़ से किसी को नुकसान ना हो। तो ये जो है बैलेंस बना के रखता है। थर्ड है सुपर ईगो, इसको बोलते हैं परा अहम। ये मॉरलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये होता है आपका 3 से 6 साल के बीच में, जब फेल्क स्टेज होती है। इसको जो है गॉड से कंपेयर करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, ये नैतिकता पर बेस्ड होता है। मतलब कोई बच्चा गलत काम कर रहा है तो वो गलत है, उसको पनिश किया जाएगा। मतलब ये है रूल्स आर रूल्स। जो रूल्स समाज के भले के लिए बनाए गए हैं उनको एज़ इट इज़ फॉलो करना ही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको वो देख रहा है कि कोई और बच्चा है वो चॉकलेट खा रहा है। अब उसके मन में है कि मुझे भी चॉकलेट चाहिए। अगर वो ईद वाली स्टेज में होगा तो वो क्या है, उसमें क्या है, वो प्लेज़र प्रिंसिपल पर है, उसको प्लेज़र चाहिए तो वो क्या करेगा? या तो चॉकलेट चोरी करेगा या तो उस बच्चे से छीन लेगा। क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है ये सही है या गलत है, उसको सिर्फ़ अपना प्लेज़र पूरा करना है, उसको खुशी चाहिए तो वो चोरी भी कर सकता है और चॉकलेट को छीन भी सकता है। और सुपर ईगो में क्या होगा, अगर वो चोरी करेगा तो ये गलत है। इसमें बिल्कुल गलत कामों को बिल्कुल डिनाई किया जाता है। लेकिन ईगो जो है वो बीच का रास्ता निकालेगा। उसमें ये भी नहीं होगा कि आप चॉकलेट मत खाओ। ये क्या करेगा, इसमें जैसे बच्चा है वो दुकानदार से चॉकलेट माँग के ले सकता है कि हाँ, मैं थोड़ी देर बाद आपको पैसे दे देता हूँ। तो ईगो जो है वो बीच का रास्ता निकालेगा। ये बात हो गई हमारी इड ईगो और सुपर ईगो की। इसके बाद जो है सिगमंड फ्राइड ने 5 डेवलपमेंट स्टेजेस भी दी हैं, जिसको हमने एक ट्रिक से किया था जब हमने थ्योरीज पहले की थी सिगमंड फ्राइड की। ओ ए पी एल जी हमने याद रखा था। ओ अमरपाल, ओ अमरपाल, एलजी का टीवी। ओ से था हमारा ओरल स्टेज जो 0 से 1.5 वर्ष के बीच में होती है। ए से एनल, पी से फैलिक, एल से लेटेंसी और जी से जेनेटियल। अब ओरल स्टेज, जैसे कि पता लग रहा है ओरल मतलब मुख, इसमें जो लिविडो है वो मुख से डेवलप होगी।
इसमें आपकी जो मुँह से होने वाली क्रियाएँ वो सभी आ जाएँगी, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, शकिंग हो गया, च्यूइंग हो गया। मतलब जो एक्टिविटीज़ आपके मुँह से होंगी, मुँह से रिलेटेड काम करके प्लेज़र गेन करना होता है ओरल स्टेज में। जो सेकंड स्टेज है वो है एनल स्टेज, मतलब गुदावस्था। ये 1.5 से 3 साल के बीच में होती है। इसमें एनल से संबंधित एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके प्लेज़र गेन करना है। अब एनल से संबंधित एक्टिविटीज़ क्या होंगी? जैसे ब्लैडर से संबंधित, यूरिनेशन हो गया, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई, मतलब उनको कंट्रोल करके जो है प्लेज़र गेन करेगा बच्चा। थर्ड स्टेज है आपकी फेलिक स्टेज, जो 3 से 6 साल के बीच में होती है, और इसको ये जो है अर्ली चाइल्डहुड में होता है इस टाइम बच्चा, और यहाँ पर सुपर ईगो जो है वो डेवलप हो जाता है, और फेलिक स्टेज में ही ओडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी जन्म लेता है। ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है क्या? इसको जान लेते हैं। ऑडिपस में क्या होता है? ऑडिपस जो है वो बॉयज़ में होता है और इलेक्ट्रा गर्ल्स में। ऑडिपस में क्या होता है, जो मेल चाइल्ड है उसका फीमेल के प्रति अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रा में फीमेल चाइल्ड का मेल के प्रति अट्रैक्शन, मतलब बेटी पापा के प्रति अट्रैक्टेड होगी और बेटा माता। ये जो ओडिपस है ये एक राजा था जिसने अपने पिता का खून कर दिया था। किस वजह से? क्योंकि उसकी अपनी माँ की तरफ जो अट्रैक्शन ज़्यादा थी, तो उस चक्कर में उसने अपने पापा को मार दिया था। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है लेटेंसी स्टेज, जो 6 से 11 साल के बीच में होती है। इसको स्कूल एज या लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता है। इसमें जो फीलिंग है या सेक्सुअल अर्ज है वो छिप जाएगी। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे की स्कूलिंग शुरू हो जाती है। वो जो स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं जैसे होमवर्क वगैरह, उसमें बिज़ी हो जाता है। और जो लास्ट स्टेज है जेनिटल स्टेज, जिसको हम जननांग अवस्था कहते हैं, वो कब होती है? वो प्यूबर्टी टू लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसमें जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या रिलेशन बनता है अपोजिट लिंग के प्रति। तो ये थी 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ सिगमंड फ्राइड्स थ्योरी। इसके बाद इन्होंने बात की थी ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म की। इन्होंने कुछ 10-12 डिफेंस मैकेनिज़्म बताए थे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ से जो है किसी एक मैकेनिज़्म को उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से मैकेनिज़्म में कौन-सी चीज़ होती है। तो इनको ध्यान से सुनिएगा। जो फर्स्ट मैकेनिज़्म है वो है रिप्रेशन, दमन। और इससे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार स्टेट टेट्स में, जो एचपी टेट में पूछा गया था। इसमें क्या होता है रिप्रेशन में, इसमें अनएक्सेप्टेबल इच्छाएँ होती हैं, उनको अनकॉन्शियस माइंड में जो है डाल दिया जाता है। मतलब आपकी कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती, आपको पता है, तो उसको आप अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। इसमें टोटल फॉरगेटफुलनेस होती है, मतलब कोई इच्छा है वो पूरी नहीं होगी, तो क्या है उसको आप भूलने की कोशिश करते हैं, तो वो आ जाता है आपका रिप्रेशन में। और दूसरा है रिग्रेशन, दोनों के नाम मिलते-जुलते हैं तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। रिग्रेशन क्या होता है? समन। इसमें क्या होता है? बच्चा जो है अपनी एज से कम एज की तरह बिहेव करता है। मतलब उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो अपनी एज के बच्चों की तरह नहीं होती, वो उनसे कम एज के बच्चों की तरह बिहेव करता है। जैसे क्राइंग करना, कोई बच्चा है बड़ा हो गया, उसके साथ कुछ गलत हो गया, गिर गया, तो वो छोटे बच्चों की तरह जो है रोना शुरू कर देता है, या बेड वेटिंग होती है, मतलब बिस्तर पर जो है टॉयलेट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि जो टोटल फॉरगेटफुलनेस होती है वो कौन से डिफेंस मैकेनिज़्म में होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो होता है रिप्रेशन में। तो इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो थर्ड मैकेनिज़्म है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो है रेशनलाइज़ेशन। अब रेशनलाइज़ेशन में क्या होता है? तर्क देना होता है कि इसलिए नहीं हुआ कोई भी चीज़, मतलब ईगो को जो है संतुष्ट करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो फेल हुआ, तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा कि मैं पढ़ा नहीं तो मैं इसलिए फेल हुआ। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया इसलिए जो है मैं फेल हो गया। या आपने एक स्टोरी सुनी होगी लोमड़ी की, जो अंगूर उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंगूरों तक जो है पहुँच नहीं पाती। तो वो लास्ट में क्या बोलती है कि अंगूर जो हैं वो खट्टे हैं। वो ऐसा नहीं बोलती कि मैं पहुँच नहीं पाई, वो बोलती है कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब वो अपने ईगो को सैटिस्फाई करते हैं, एक्सक्यूज़ देते हैं रेशनलाइज़ेशन में। जो फोर्थ टाइप का डिफेंस मैकेनिज़्म है वो है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में क्या होता है? एनर्जी को जो है दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं या पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं।
इसमें जो है चेंज ऑफ एनर्जी या चेंज ऑफ डायरेक्शन कह सकते हैं आप। मतलब कुछ ऐसी इच्छाएँ होती हैं जिन्हें समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो उस एनर्जी को क्या है दूसरी जगह पर लगाते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी मिल्खा सिंह। अब उस मूवी में बताया गया है कि जो मिल्खा सिंह है वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर के हैं या उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो उनके सीनियर्स ने क्या किया एनालाइज़ किया कि जिस तरह से मिल्खा सिंह को गुस्सा जल्दी आता है तो ये किसी को भी शूट कर सकते हैं। तो उन्होंने उनको एनालाइज़ करने के बाद ये रिज़ल्ट निकाला कि उनको स्पोर्ट्स में डाल दिया। उनका जो टो एग्रेशन था या एंगर था उसको रेसिंग में डालकर कहा कि वहाँ पे उस चीज़ का यूज़ करो। मतलब उन्होंने सब्लिमेशन का जो है पॉज़िटिव उसको जो है पॉज़िटिव डायरेक्शन देके दूसरी जगह पर उसका यूज़ किया। जो 5th टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट जिसको हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन। विस्थापन का मीनिंग है कि कहीं और का गुस्सा कहीं और निकालना, जहाँ खतरा ना हो कि सामने वाला हमें कुछ करेगा नहीं या बोलेगा नहीं। इसका एग्ज़ाम्पल है स्पेग स्कैपगोटिज़्म मतलब बलि का बकरा। अ, आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए आप स्कूल में टीचर हैं, आपको प्रिंसिपल ने किसी चीज़ को लेकर जो है डाँट लगा दी। अब वहाँ पे क्या है गुस्सा तो आपको आया होगा, लेकिन आप प्रिंसिपल को कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे डर होगा कि प्रिंसिपल नौकरी से ना निकाल दें। तो आप घर में आकर अपने मम्मी-पापा या भाई-बहन हैं उन पर वो गुस्सा निकाल देते हैं, उनको बलि का बकरा बना देते हैं। जैसे आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, बॉस ने डाँट लगा दी, तो वही सेम आप किसी और को पर जो है अपना गुस्सा निकाल देते हैं, तो वो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट में मतलब उसका विस्थापन कर देते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह पर। 6th टाइप है प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण मतलब दूसरों पर डाल देना या प्रोजेक्ट कर देना। खुद के अंदर कोई बात चल रही होगी वो खुद नहीं बोलेंगे, किसी और का नाम लेकर वो बोल देंगे। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ बनी होती हैं और उन पर थंबनेल लगा होता है कि इस वीडियो को देखकर आप सीडीपी में 30 में से 30 नंबर प्राप्त कर लेंगे एक ही वीडियो में। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी प्रोजेक्शन में। जबकि एक वीडियो को देखने से थोड़े ना आप 30 में से 30 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारा एक एजेंडा होता है कि ताकि व्यूअर्स को जो है अट्रैक्ट किया जा सके अपनी तरफ। अब कोई व्यक्ति है वो मान लो अपनी वीडियो में ऐसा करता है, तो वो अपना नाम नहीं लेगा, वो किसी और का नाम लेकर जो है ये एग्ज़ाम्पल ब दे देगा। खुद की बात जो है किसी और पर डाल देगा। इसके बाद जो 7th डिफेंस मैकेनिज़्म है वो है डिनायल। डिनायल आपको पता है मना करना मतलब रियल सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते जो सिचुएशन सामने प्रेजेंट है उसको मानेंगे ही नहीं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे इसको समझने के लिए जैसे मान लो हमारा कोई नियर डियर है उसकी डेथ हो जाती है या हमारी सोसाइटी में कोई यंग पर्सन है उसकी अचानक से डेथ हो जाती है तो क्या है जब हम उसके बारे में सुनते हैं तो हमें बिलीव नहीं होता हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ऐसा हो गया है तो वो आता है डिनायल में। 8th है एक्टिंग आउट मतलब उल्टा शो करेंगे जो मन में है उसका उल्टा बाहर शो करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी को अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली कुछ करने की तो वो क्या बोलेगा? वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली, वो बोलेगा कि मुझे ऐसा करना ही नहीं था। मतलब जो मन में चला है वो नहीं बोलेगा, उसका उल्टा बाहर बोलेगा। 9th है कॉम्पेंसेशन। अब कॉम्पेंसेशन में क्या होता है जैसे मान लीजिए मैं हूँ मुझे आईएएस बनना था लेकिन मैं नहीं बन पाई तो मैं क्या करूँगी किसी अपने भाई या बहन को मैं उनके ऊपर जो है कॉम्पेंसेट करूँगी उनको आईएएस बनाने की कोशिश करूँगी मतलब जो खुद नहीं हुआ वो मैं दूसरों के ऊपर भी थोप सकती हूँ या कॉम्पेंसेट करना आईएएस नहीं बनी तो कुछ और सोच लिया। इसका 10th टाइप है ह्यूमर। ह्यूमर जो है एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। ये जो है इम्पोर्टेंट और मैच्योर वे होता है। इसमें जो है खुद को समझना मतलब। तो ह्यूमर के बाद जो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है खुद को किसी से जोड़ना या खुद किसी से जुड़ जाना। अब किसी के साथ ऐसे ही थोड़े ना जुड़ सकते, जुड़ेंगे तो उसी के साथ जो हमारा फेवरेट हो या जिसको हम पसंद करते हैं या फॉलो करते हैं। तो मतलब किसी के साथ जुड़ना। जैसे मान लीजिए
मुझे कोई पसंद है, मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ लेकिन बन नहीं पाई, तो मैं क्या करूँगी, उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करूँगी या उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करके उनको पोस्ट करूँगी, तो वो होता है आइडेंटिफ़िकेशन। 12th जो मैकेनिज़्म है वो है फैंटेसी। फैंटेसी क्या होता है? ये इमेजिनेशन से, कल्पना से जुड़ा हुआ होता है। मतलब ये खुद से रिलेटेड होता है। मतलब जैसे मेरी फैंटेसी है, मुझे टीचर बनना है, या मतलब खुद भी मैं जो सोचूँगी अपने बारे में, मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे सोशल वर्कर बनना है, मैं ऐसा करूँगी, जॉब लगी तो मैं वैसा करूँगी, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं फैंटेसी में। पर ये जो है खुद से रिलेटेड होती है, हम किसी और के बारे में नहीं सोचते इसमें। इसका उल्टा जैसे डे ड्रीमिंग है, उसमें क्या होता है, अलग दुनिया में खो जाते हैं। अब जो डे ड्रीमिंग है वो ज़रूरी नहीं है खुद के बारे में ही हो, हम किसी और के लिए भी डे ड्रीमिंग कर सकते हैं, द्विवाद सपन कर सकते हैं। किसी और के बारे में भी इसमें हम सोच सकते हैं। तो ये आता है हमारा ड्रे ड्रीमिंग ड्रीमिंग में। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा, जो पर्सनैलिटी है वो एक लैटिन वर्ड पर्सोना से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है मास्क। उसके बाद हमने जाना कि पर्सनैलिटी जो है डायनामिक होती है, यूनिक होती है और कंप्लीट बिहेवियर को जो है शो करती है। उसके बाद हमने सिगमंड फ्राइड के बारे में जाना, उन्होंने लिबिडो दिया है और उसमें 2 टाइप्स के इंस्टिंक्ट दिए हैं। उसके बाद हमने 3 स्टेजेस ऑफ माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो डेवलपमेंट स्टेजेस हैं उनको देखा और लास्ट में हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में जाना। तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।